कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। किस तरह जो है पेपर 2 कोड 101 IDD CC कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसमें हम लोग आगे पढ़ा दिए थे। आज हम लोग 2.5 को जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग विकासात्मक दिव्यांग वाले छात्रों को मूल्यांकन में सीखने की शैलियाँ की भूमिका पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह जो है उनको हमारा जो दिव्यांगजन है उनको किस तरह जो है उसको सीखने में उसको मदद मिले, और ख़ासकर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स का है ना। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे IDD इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बता रहे थे, तो इससे आपको ज़्यादा हो गया था 27। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हर कोई एक ही की तरह नहीं सीखता है, क्योंकि सीखने का जो है हर को अलग अलग हम लोग आप ही को सिखा रहे हैं। तो हमको क्या है कि हर कोई को जो है अलग अलग तरीके से सीखता है। हम सभी की स्वाभाविक प्राथमिकताएं और प्रवृत्तियां होती है कि हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं और संग्रहित करते हैं। तो दिव्यांग छात्रों का संज्ञानात्मक विकास अक्सर दिव्यांग छात्रों की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। हालांकि समझना है कि पारंपरिक बाल विकास से कैसे भिन्न है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीखने की शैली की पहचान कैसे दिव्यांग छात्रों को सहायता कर सकता है, इसी बात को जानकारी रखना है। छात्र दिव्यांग को ध्यान में रखते हुए आवास क्यों बनाए जाते हैं, समान दिव्यांग वाले छात्रों को समान वास कैसे बनते हैं, ये सूत्र इस प्रकार को बेहतर समझ जो है पैदा करते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं। सीखने की 3 बुनियादी शैली हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग सीखते हैं तो हमारा जो 5 संवेदी अंग है, आँख, कान, नाक, हमारा टच और काइनेस्थेटिक, इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं सीखने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम जो है सीखने की 3 बुनियादी शैली हैं, दृश्य, श्रवण और काइनेस्थेटिक। दृश्य शिक्षार्थी सुनने के बजाय देखकर बेहतर सीखते हैं, और जो विवरण वे देख सकते हैं उन्हें बेहतर ढंग से याद रखते हैं। श्रवण शिक्षार्थी सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं, और वे सीखने के मुख्य तरीके के रूप में सुनने और बोलने पर निर्भर रहते हैं। जो जानकारी दी जा रही है उससे सुलझाने के लिए खुद को या दूसरे को दोबारा बता सकते हैं। काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी व्यवहारिक दृष्टिकोण, सक्रिय गतिविधि और अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। वे आगे बढ़ते हुए सीखना पसंद करते हैं और आमतौर पर पहले निर्देशों को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा गति शिक्षार्थी आमतौर पर समूह या टीम की गतिविधि में पसंद करते हैं। इस प्रकार कई लोगों की तरह विकासात्मक दिव्यांग वाले व्यक्ति दृश्य सीखने वाले होते हैं और दृश्य समर्थन के साथ बेहतर सीखते हैं। वयस्क और युवा दोनों दर्शकों के साथ काम करते समय दृश्य सीखने की शैली को समझना महत्वपूर्ण है, और साथ ही दृश्य समर्थन कैसे और क्यों व्यक्तियों को सीखने के माहौल में अधिक सफल होने में मदद करता है। दृश्य समर्थन व्यवहार को प्रतिबंधित करने और चिंता को कम करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति गतिविधियां शेड्यूल या सेटिंग्स के बीच संक्रमण करते हैं। देखकर सीखने वाले देखकर सीखने वाले विकासात्मक दिव्यांग वाले बच्चे जो हैं लोग अक्सर मजबूत दृश्य
सीखने वाले होते हैं, जो देखते हैं उसे सुनने से बेहतर समझते हैं। दृश्य समर्थन जिस दृश्य संकेत भी कहा जाता है, ऐसे उपकरण हैं जो शिक्षार्थी को विभिन्न तरीकों से सहायता करते हैं। वे दृश्य शिक्षार्थी को गतिविधि, कार्यों, निर्देशों और चर्चाओं को समझने में मदद करके सीखने को बढ़ाते हैं। दृश्य समर्थन ध्यान आकर्षित करने में सुविधा प्रदान करता है, विचारों और अवधारणाओं को और अधिक ठोस बनाए, मौखिक जानकारी को याद करने में सहायता, प्रभावी संकेत के रूप में कार्य करें, उचित व्यवहार का संकेत और अंततः स्वतंत्रता की सुविधा प्रदान करता है। दृश्य समर्थन या संकेत का उपयोग सीखने और जुड़ाव को बढ़ा सकता है, जिससे कि समस्याग्रस्त व्यवहार की संभावनाएं कम हो सकती है। विजुअल समर्थन क्या है, इसको भी जानना है। दृश्य समर्थन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए चित्र या अन्य दृश्य वस्तुओं का उपयोग करना है जिसे भाषा समझने या उपयोग करने में कठिनाई होती है। तो अनुसंधान से यह पता चला है कि दृश्य समर्थन या संकेत संचार के तरीके के रूप में अच्छी तरह से काम करते हैं। दृश्य समर्थन वे चीज़ें जो हम देखते हैं जो संचार प्रक्रिया को बढ़ाती है। शारीरिक गतिविधियों से लेकर पर्यावरणीय संकेतों तक दृश्य समर्थन किसी व्यक्ति की दृष्टि की भावना से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता का लाभ उठाते हैं। दृश्य समर्थन निम्नलिखित रूप शामिल है: शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव, शरीर की गति, प्राकृतिक जो पर्यावरण है का संकेत, मुद्रित सामग्री जैसे मेनू या पैकेज या मशीनों पर निर्देश, संगठन के लिए और जानकारी देने के लिए पारंपरिक उपकरण, अनुसूची, मानचित्र, विधानसभा निर्देश, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण, टाइमर, कार्य आयोजक, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। संकेतों के रूप में विजुअल समर्थन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? संकेत निर्देश, इशारे, प्रदर्शन, स्पर्श या अन्य चीज़ हैं जिन्हें हम व्यवस्थित करते हैं या इस संभावना को बढ़ाने के लिए करते हैं कि व्यक्ति सही प्रतिक्रिया देंगे। मौखिक संकेतों के अलावा दृश्य संकेतों या समर्थनों का उपयोग संकेत देने के लिए किया जा सकता है। अनुक्रमण की आवश्यकता वाले गतिविधि में दृश्य समर्थन बहुत जो है महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने बताया था कि दृश्य समर्थन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति का संवाद करने के लिए चित्र या अन्य दृश्य वस्तु का उपयोग करना जिसे भाषा समझने या उपयोग करने में कठिनाई होती है। हमारे जैसे डेफ बच्चे क्या होता है, वो सुन नहीं पाते हैं, तो दृश्य से या हाव भाव से, चित्रण से, चित्र के अनुसार से वो ज़्यादा समझते हैं। तो अनुसंधान से पता चला है कि दृश्य समर्थन या संकेत संचार के तरीके के रूप में अच्छी तरह से काम करते हैं। दृश्य समर्थन वो चीज़ें जो हम देखते हैं जो संचार प्रक्रिया को बढ़ाती है। शारीरिक गतिविधियों को लेकर पर्यावरण संकेत, दृश्य समर्थन किसी व्यक्ति की दृष्टि की भावना से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता का लाभ उठाते हैं। दृश्य समर्थन निम्नलिखित रूप से शारीरिक भाषा पहले ही बता दी, तो प्राकृतिक पर्यावरण संकेत, संगठन के लिए जानकारी देने के लिए प्राप्त सूची, मानचित्र या विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण, सभी उम्र और सभी कौशल स्तर का काम करने का समर्थन करता है। निम्नलिखित तरीके से उपयोगी हो सकता है: जानकारी देना, जानकारी को याद रखने के लिए और बनाए रखने में मदद करना, सोच को व्यवस्थित करना, चिंता कम करें, परिवर्तन को संभालें और दिनचर्या सिखाएं। दृश्य समर्थन के कुछ उदाहरण: चित्र, वीडियो, फोटो या चित्र गतिविधि, कार्यक्रम, एक टाइमर, मौखिक निर्देशों के साथ लिखित निर्देश, व्यंजन, मॉडल, वर्कशीट, ये सब क्या है? ये सब दृश्य के संकेतों के तहत सीखने की व्यवस्था है।
सीखने को बढ़ाना और सफल भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की शैक्षिक सेटिंग में दृश्य समर्थन को शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम की अपेक्षा बुनियादी नियमों और उद्देश्यों को दृश्य रूप से प्रदर्शित करने में भी सहायक है। आपके दृश्य समर्थन के लिए लोगों की तस्वीरें आपके दर्शकों की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। दृश्य समर्थन या उपयोग करके सीखने का माहौल बढ़ाना। दृश्य समर्थन व्यक्तियों को अपने दम पर और अधिक करने की अनुमति देता है। इस प्रकार उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनने के अवसर प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि दृश्य समर्थन स्पष्ट, संक्षिप्त और विशिष्ट हैं। सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए दृश्य संकेतों का उपयोग करने के कुछ तरीके शामिल हैं। गतिविधि स्टेशनों और या सीखने के क्षेत्र में लेबल करें। आपूर्ति टेबल और अलमारियां का लेबल करें। उपकरण पर चरण दर चरण निर्देश प्रदर्शित करें। भौतिक स्थान के भीतर स्पष्ट संकेतों को प्रदान करें। उदाहरण के लिए प्रवेश और निकास, शौचालय, ये सब जगह पर क्या है, संकेत दे, जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे को इजली जो है समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम संकेतों के रूप में विजुअल समर्थन का उपयोग करना हम पहले ही बता दिए थे। इसमें अनुक्रमण चार्ट का है जो शिक्षार्थी गतिविधि को पूरा करने के लिए सही क्रम में चरणों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अनुक्रम प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, संख्यात्मक रूप से अलग किए गए बक्से या वर्णनात्मक शैली। सीखने के लिए हम पहले ही बता दिए थे। एक मिनट, तो हम लोगों ने 3 तरीके से अभी चर्चा की कि अलग अलग उलट फुलट 3 तरीके से अनुक्रम चार्ट वगैरह बता ही दिए हम लोग, और इसको यहाँ करते हैं। हाँ, विशिष्ट शिक्षण शैली की जो प्राथमिकताएं मौजूद है, इसका खुलासा करने के लिए लाभ शिक्षकों को एक जैसा पाठ्यक्रम खोजने की क्षमता है जो क्रम, परीक्षणों और त्रुटियों का उपयोग करके दिव्यांग छात्रों के लिए काम करता है, इसीलिए विफलता की निराशा को कम करता है। ये डन 1983 में बताया था के अनुसार सीखने की शैली का मूल्यांकन शिक्षकों को यह निर्धारित करने वे हिट या मिस दृष्टिकोण से बचने में सक्षम बनाता है कि प्रत्येक छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण तकनीक उपयुक्त है। दिव्यांग छात्रों में विशिष्ट शिक्षण शैली कैसे और क्यों विकसित होती है, इसकी विकासात्मक प्रकृति दिव्यांग छात्रों के शिक्षा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान शोधकर्ता और शिक्षकों की ऐसी योजनाओं और पाठ्यक्रमों को विकसित करने में मदद करता है जो विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए। इस जानकारी के साथ ऐसे कार्यक्रम विकसित करना संभव है जो सीखने के विभिन्न तरीकों वाले व्यक्तियों के लिए नौकरी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सीखने के तौर तरीके का उपयोग करते हैं। यह जानकारी दिव्यांग छात्रों को अपने समुदाय में अधिक एकीकृत होने और हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद करते हैं। तो चलिए ये हम लोग समाप्त कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं यूनिट 3। आज शुरुआत कर लें, हम लोग के पास थोड़ा सा समय है ना, हमें 10 मिनट समय है, तो जैसे ही हम इसको कर लेंगे। यूनिट 3 में हम लोग है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD वाले छात्रों को सीखने की क्या विशेषता है। हम लोग अलग अलग छात्रों को सीखने का विशेषता सीख रहे हैं, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि ASD बच्चे का परिचय, अवधारणा, एटियोलॉजी मतलब कारण होता है, व्यापकता, घटना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मिथक, हालिया रुझान और अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम को समझना, संचार, बातचीत, विचार, व्यवहार।
जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ हाँ तो ASD का परिचय हम लोग शुरू करते हैं। अवधारणा, एटियोलॉजी, व्यापकता, घटना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मिथक, हालिया रुझान और अद्यतन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार स्थितियों का एक विविध समूह है। उन्हें सामाजिक संपर्क और संचार में कुछ हद तक कठिनाई की विशेषता होती है। अन्य विशेषताएं गतिविधियों और व्यवहारों के असमान पैटर्न हैं, जैसे कि एक गतिविधि से दूसरे गतिविधि में संक्रमण में कठिनाइयाँ, विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना और संवेदनाओं के प्रति असमान प्रतिक्रियाएं। ऑटिज्म से पीड़ित लोग की क्षमताएं और ज़रूरतें अलग अलग होती है और समय के साथ विकसित हो सकती है। जबकि ऑटिज्म से पीड़ित कुछ लोग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वहीं अन्य लोगों में गंभीर दिव्यांगताएं होती है और उन्हें जीवन भर देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है। ऑटिज्म का असर अक्सर शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर पड़ता है, इसलिए इसके अलावा देखभाल और सहायता प्रदान करने वाले परिवारों की मांगें महत्वपूर्ण हो सकती है। सामाजिक दृष्टिकोण और स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन का स्तर ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। ऑटिज्म के लक्षण बचपन में ही पहचाने जा सकते हैं, लेकिन अक्सर बहुत बाद में ऑटिज्म को निदान नहीं हो पाता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के अक्सर सहवर्ती स्थितियां होती है, जिसमें मिर्गी, अवसाद, चिंता और ध्यान घाटे की सक्रियता, विकार के साथ साथ सोने में कठिनाई और आत्मचोट जैसी चुनौतीपूर्ण व्यवहार शामिल है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बीच बौद्धिक कामकाज का स्तर व्यापक रूप से भिन्न होता है, जो गहन हानि से लेके बेहतर स्तर तक फैला हुआ है। और दूसरा है ऑटिज्म का, ऐसे हो गया। हाँ, ऑटिज्म का पहला विवरण। इसमें ऑटिज्म का पहला विवरण विशेषताओं को परिभाषित करना है। ऐसी संभावना है कि ऑटिज्म युगों से अस्तित्व में है, लेकिन विकास का पहला नैदानिक विवरण 1943 में डॉक्टर लियो कनेर द्वारा प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर कनेर, जिन्होंने अमेरिकी अस्पताल में पहली बार बाल मनोरोग सेवा विकसित की थी, ने एक समूह का वर्णन किया। 11 बच्चे, 8 लड़कों और 3 लड़कियां, जिन्हें भावात्मक संपर्क की ऑटिस्टिक गड़बड़ी थी। तो इसके बारे में कब किया गया? 1943 में अमेरिका के डॉक्टर लियो कैनेर। तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है, डॉक्टर लियो कैनेर। डॉक्टर कैनेर ने अपने रिपोर्ट प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित की और उन्होंने कुछ भी निर्धारित किया हुआ समय की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने ऑटिज्म की आवश्यक विशेषताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया, जो सभी वर्तमान निदान मैनुअल में प्रतिबिंबित होते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि डॉक्टर कनेर के अध्ययन की तरह पुरुषों में ऑटिज्म की दर महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक बनी हुई है। हंस एस्पर्गर, एक ऑस्ट्रेलियाई बाल रोग विशेषज्ञ, लगभग उसी समय कैनेर के साथ अटलांटिक के दूसरी तरफ बच्चों का एक समान समूह के साथ काम कर रहे थे, इसलिए एस्पर्गर सिंड्रोम भी बोला जाता है ऑटिज्म को। ऑटिज्म एक हल्का रूप में एस्पर्जर सिंड्रोम का नाम उनके नाम पर रखा गया था। ऑटिज्म का नाम एस्पर्गर सिंड्रोम है और ये ऑस्ट्रेलियाई
मूल के जो है ये भी बाल रोगी थे। जैसा शब्द में स्पेक्ट्रम से पता चलता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से पीड़ित लोगों में क्षमता और दिव्यांगता के विभिन्न स्तर के साथ हल्के से लेकर गंभीर तक चुनौतियां हो सकती है। किसी के पास कार्यात्मक भाषण नहीं हो सकता, बोलने की में दिक्कत होता है। उसके पास समृद्ध शब्दावली हो सकती है, वह बौद्धिक रूप से अक्षम हो सकता है या उनका IQ औसत या औसत से ऊपर हो सकता है। वह सामाजिक रूप से अलग थलग हो सकता है या सामाजिक रूप से सक्रिय हो सकता है। हालांकि अनजान विलक्षण तरीके से वह एक निश्चित क्रम में खिलौना को पंक्तिबद्ध करने पर केंद्रित हो सकता है या उनकी जानवरों और किसी अन्य पसंदीदा विषय का विश्वकोश से ज्ञान हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जैसे कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM-5 के डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 5th एडिशन द्वारा, DSM मतलब होता है डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिकल मैनुअल, और मेंटल हेल्थ होता है। तो इसके 5th एडिशन परिभाषित किया गया एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो लक्षणों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई संदर्भों में सामाजिक संचार और सामाजिक संपर्क में लगातार कमी शामिल है और व्यवहार रुचियों या गतिविधियों के प्रतिबंधित दोहरावे वाले पैटर्न। ये कुछ जो इसके व्यवहार हैं वो या रुचियाँ जो है गतिविधि है प्रतिबंधित दोहरावे वाले पैटर्न, एक काम को बार बार करने का। DSM-5 में 2 व्यापक श्रेणियों का उदाहरण देता है। कई संदर्भों में सामाजिक बोलचाल संचार मतलब बोलना और सामाजिक संपर्क से लगातार कमी, जैसी कि निम्नलिखित वर्तमान या इतिहास द्वारा प्रकट होता है। उदाहरण के लिए सामाजिक भावनात्मक पारस्परिक में कमी, उदाहरण के लिए असमान सामाजिक दृष्टिकोण और समान आगे पीछे की बातचीत की विफलता को लेकर हितों भावनाओं या प्रभाव की साझेदारी को कम करना, सामाजिक संपर्क आरंभ करने या प्रतिक्रिया देने में विफलता, ऐसा भी होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की होता है। उसको क्या होता है, लोगों से मेल जोल कम करता है, बोलने में उसकी प्रॉब्लम होती है। सामाजिक संपर्क का उपयोग किए जाने वाला गैर मौखिक संचार व्यवहार में कमी है। उदाहरण के लिए खराब एकीकृत मौखिक और गैर मौखिक संचारों से लेकर आँखों के संपर्क और शारीरिक भाषा में असमानता है। वो कम आँख से आँख नहीं मिला पाता है, अपने को अलग थलग रखता है। इशारों की समझ उपयोग में कमी है, अगर कोई इशारा दिए तो उसको नहीं समझ पाता। चेहरे के भावों और अशाब्दिक संचार का पूर्ण अभाव, हम लोग चेहरे में जैसे कुछ भाव रखेंगे तो उस भाव को भी जो है बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो ये अपने रिलेशन को नहीं समझ पाता, रिश्तों को विकसित करने, बनाए रखने और समझने में कमी। उदाहरण के लिए विभिन्न सामाजिक संदर्भों के अनुरूप व्यवहार को समायोजित करने में कठिनाइयों से लेकर कल्पनाशील खेल साझा करने या दोस्त बनाने में कठिनाइयों, कम दोस्त बनाते हैं, इनके दोस्त ही कम रहते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं करते। तो नेक्स्ट है कि व्यवहार रुचियों या गतिविधियों को प्रतिबंधित दोहराए जाने वाले पैटर्न, जैसे निम्नलिखित में से कम 2 वर्तमान में या इतिहास द्वारा प्रकट होता है। उदाहरण के लिए है रूढ़िबद्ध दोहरावदार मोटर गतिविधियाँ। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि काम को बार बार करते हैं, उसमें आनंद आता है।
वस्तुओं का उपयोग या भाषण बोलने में, उदाहरण के लिए सरल मोटर रूढ़िवादिता, खिलौने की पंक्तिबद्धता करना, या वस्तु जो सामान जहाँ वहीं पर उसको उसी तरह जैसे देखा है उसी तरह उसको सजाना। नेक्स्ट है समानता पर जोर, दिनचर्या, अन्नमय पालन या मौखिक या गैर मौखिक व्यवहारों के अनुष्ठान पैटर्न, उदाहरण के लिए छोटे बदलावों पर अत्यधिक परेशानी, बदलाव के साथ कठिनाइयाँ, कठोर सोच पैटर्न, अभिवादन अनुष्ठान, एक ही मार्ग को अपनाने की आवश्यकता या हर दिन एक ही भोजन खाने की आवश्यकता, ये जो खाएगा वही बार बार खाएगा। अत्यधिक प्रतिबंधित स्थिर रुचियों जो तीव्रता या फोकस में असमान है, उदाहरण के लिए असमान वस्तुओं के प्रति मजबूत लगाव या व्यस्तता। अत्यधिक सीमित या दृढ़ रुचियाँ संवेदी इनपुट के प्रति अति सक्रियता या पर्यावरण के संवेदी पहलुओं में असामान्य रुचि, उदाहरण के लिए दर्द या तापमान के प्रति स्पष्ट उदासीनता, विशिष्ट ध्वनियों या बनावटों के प्रति जो है बिल्कुल प्रतिकूल प्रक्रिया करता है। अत्यधिक गंध या वस्तुओं को छूना, रोशनी की गति के प्रति दृश्य आकर्षण करना, जो कोई रोशनी आता है तो उंगली से छन कर देखने की वह भी एक विशेषता होती है। ये सब क्या किसके वो चर्चा कर रहे हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 का 3.1 जो है। अब पेपर 2 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, है ना। और इसका अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 160 बच्चे में से एक को ASD है। यह अनुमान एक औसतन आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है और रिपोर्ट में कही गई व्यापकता सभी अध्ययनों में काफ़ी भिन्न है। हालांकि कुछ अच्छी तरह से नियंत्रित अध्ययनरत अध्ययनों से ऐसा आंकड़ा बताए हैं जो काफ़ी अधिक है। कई निम्न या मध्यम आय वाले देशों में ASD की व्यापकता अज्ञात है। ये लक्षण बच्चों की अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपने शरीर और विचारों का उपयोग करने की क्षमता में अंतर्निहित चुनौतियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जब ये चुनौती महत्वपूर्ण होते हैं तब बच्चे बढ़ने और सीखने की क्षमता में बाधा डालती है और ऑटिज्म के निदान का कारण बन सकती है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म विकार, एक बच्चे को ऑटिज्म का निदान तब किया जाता है जब उसमें ASD के सभी लक्षण मौजूद हो। इसको एस्पर्जर सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसे उच्च कार्यात्मक ऑटिज्म के रूप में जाना जाता है। यह सामाजिक, भावनात्मक कौशल और कुछ विषयों पर जुनूनी फोकस के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों की विशेषता है जो कई भाषा या संज्ञानात्मक विकास विलंब नहीं है। व्यापक विकासात्मक विकार अन्यथा निर्दिष्ट नहीं। PDD, NOS। PDD को अक्सर एटिपिकल ऑटिज्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसका निदान तब किया जाता है जब कोई बच्चा ऑटिज्म के कुछ नहीं बल्कि सभी लक्षणों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा बोलने में देरी, कुछ दोहराने वाले व्यवहार को प्रदर्शित करता है तो संभवतः उसे PDD, NOS का निदान मिलेगा। रेट सिंड्रोम भी पूछता है कभी कभी। रेट सिंड्रोम क्या है? रेट सिंड्रोम एक दुर्लभ और गंभीर विकार है जो क्रोमोसोम के X
में एक दोष से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह ज़्यादातर लड़कियों को प्रभावित करता है। रेट सिंड्रोम की विशेषता विकास की समान अवधि है, जिसके बाद कौशल के धीमी गति से गिरावट आती है। तो बचपन में विघट इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी बताएंगे कि 160 में इतने बच्चे हो रहे हैं, इसको बता ही दिए थे प्रचार प्रसार। 2018 में CDS ने किया, लगभग 59 में से एक बच्चे ऑटिज्म हो रहा है। आने वाले 2 अप्रैल जो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, तो इस पर फिर कल से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऑटिज्म जो है एक महत्वपूर्ण है और क्योंकि सेकंड ईयर का भी टाइम हो चुका है, तो हम जो है पुनः आपके बीच आएंगे और फिर से हम जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, क्योंकि इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है और जितना बता दिया उतना लिखने की भी ज़रूरत है। 2.5 को कंप्लीट कीजिएगा, 3.1 के बारे में जितना आप से हो पाए आप उसको थोड़ा सा लिखिएगा। कल हम उससे आगे जो है हम उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि फर्स्ट ईयर वालों को, और कल हम फिर मुलाकात करेंगे 8 बजे।